हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9th में साइंस में केमिस्ट्री पोर्शन में इस टॉपिक बचे हुए थे उसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग अवस्था परिवर्तन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अवस्था परिवर्तन देखिए कैसे है। सबसे पहला है, उसमें जो कुछ टर्म यूज किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसमें आपको पहला जो पढ़ना है गलन और गलनांक के बारे में पढ़ना है। क्योंकि आप सबको मालूम है तो कोई भी पदार्थ होता है उसकी मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। तो अपनी अवस्थाओं में वो बदल सकता है ना, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में हो सकता है। तो इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है और यहीं से चर्चा शुरू होती है। पहला है आपका गलन और गलनांक। समझेंगे इसको, क्या है गलन और क्या है गलनांक। पहले आपको हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद जो स्टेटमेंट है, जो कथन, उसको लिख भी दिया जाएगा यहाँ पे। तो आपका रिवीजन जो है अच्छे तरीके से होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गलन क्या होता है, जब किसी ठोस को आप ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा यानी कि ताप देते हैं, तो होता क्या है कि एक ऐसी अवस्था आती है, आप ऊष्मा देते रहते हैं और उसका जो ताप है वो बढ़ेगा नहीं। एक निश्चित अवस्था तक ताप बढ़ता है, उसके बाद फिर वो ताप उसका नहीं बढ़ता है। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे उसकी अवस्था बदलने लगती है। तो ठोस किसमें बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग गलन कहते हैं और जिस निश्चित ताप से यह प्रक्रिया होती है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है जो इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ लिखेंगे, जब किसी ठोस को ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देते हैं तब वह एक निश्चित ताप के बाद ताप के बाद ताप तापमान तापमान अपरिवर्तित रहता है। तथा ठोस द्रव अवस्था में बदलने लगता है। इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। इसी में अगला है आपका गलनांक। गलनांक क्या है, जिस निश्चित ताप पर जिस निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होती है होती है उसे उसे गलनांक कहते हैं। कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए अगला, इसी में एक टर्म और मिलता है आपको, गलन की गुप्त ऊष्मा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। गलन की गलन की गुप्त ऊष्मा, समझेंगे इसे। गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, देखिए जब भी कोई जो ठोस पदार्थ है जिसको आपने ऊष्मा दिया हुआ है ना, वो क्या कर रहा है कि एक निश्चित ताप के बाद उसका ताप बढ़ता नहीं है, बाकी जो ताप खर्च हो रहा है वो उसको ऊष्मा में खर्च हो रहा है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आइसक्रीम आप लोग खाए होंगे। आइसक्रीम जब लोग खाते हैं तो देखिए हमारे दांतों से अचानक से ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है ना। तो वही क्या करता है, वो हमारे दांतों में ठंडा लगने लगता है, तो उसी में गलन की गुप्त ऊष्मा पाई जा रही है। वही है ना, उसमें गलन की गुप्त ऊष्मा है वो। अब इसका अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, इसकी परिभाषा बनाए यहाँ पे, तो किसी ठोस के 1 ग्राम को, यहाँ लिखेंगे किसी ठोस के 1 ग्राम को, 1 ग्राम को उसके गलनांक, उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने, उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। फिर यहाँ तक आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका हिमीकरण है और हिमांक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे हम लोग यहाँ पे अगली हेडिंग बनाते हैं, हिमीकरण, हिमीकरण व हिमांक। दोनों इसी में देख लेते हैं, हिमीकरण क्या है और हिमांक क्या है, इन दोनों को देख लीजिए पहले। हिमीकरण क्या है, अब देखिए हिमीकरण का मतलब क्या है, बर्फ का बनना होगा। अब उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। मान लीजिए कोई द्रव अवस्था में नई चीज है, तो उसे हम लोग क्या करें, उसका ताप ठंडा करें, यानी उसके ताप को कम करें, यानी उसको ताप को घटाते चले जाए। तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिसमें जो द्रव है वह धीरे धीरे ठोस में बदलने लगेगा, यानी बर्फ में बदलने शुरू हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग हिमीकरण कहेंगे। और जिस निश्चित ताप पे यह प्रक्रिया शुरू होगी उसे हम लोग कहेंगे हिमांक, कह देंगे उसका। क्या स्टेटमेंट बनेगा इसका, लिखेंगे जब किसी द्रव को, किसी द्रव को, लिखिए द्रव के ताप को, द्रव के ताप को कम करते हैं या घटाते हैं, कम करते हैं, तब धीरे 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 एक ऐसी अवस्था आती है, अवस्था आती है जिसमें द्रव बर्फ, यानी कि ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में बदलने लगता है, में बदलने लगता है। इसे ही हिमीकरण कहते हैं, इसे हिमीकरण कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर, यहाँ बता देंगे, जिस निश्चित ताप पर
यह प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया होती है, उसे हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो इस तरीके से आपको जो उसका स्टेटमेंट है, जो उसका कथन है या परिभाषा के लिए वो आपको बताना पड़ेगा। अपने शब्दों में भी जानते रहिए और जो उनका कथन है आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, इसको आप आसानी से एक बार याद कर सकते हैं। बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर नोट्स बनाया होगा तो उससे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको रिवाइज कराया भी जा रहा है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज हम लोग जानेंगे, क्वथन और क्वथनांक के बारे में जानेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वथन और क्वथनांक के बारे में जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वथन और क्वथनांक। अगली हेडिंग, क्वथन व क्वथनांक, इसके बारे में जानेंगे। क्या है ये, देखिए सबसे पहले लोग जानेंगे क्वथन और क्वथनांक है क्या। समझिए इसको पहले। देखिए जब कोई द्रव अवस्था में है और उसको आप क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं लगातार। ताप देते रहिए, धीरे धीरे क्या होगा, उसका ताप बढ़ेगा और जो द्रव अवस्था की वस्तु है या जो भी द्रव अवस्था में पदार्थ है वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। तो उसे हम लोग कहेंगे क्वथन। क्लियर है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिस ताप पे यह प्रक्रिया होगी उसे हम लोग क्वथनांक कह देंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं या उसका ताप बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, तब धीरे धीरे उसका ताप बढ़ता है और एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है। इसे क्वथन कहते हैं। इस निश्चित ताप पर यह प्रक्रिया होती है, उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्या है, वाष्पन है। इसी में आपको ये भी पता होना चाहिए, इसी में आपको एक टर्म और आता है वाष्पन, जानते रहिए। वाष्पन क्या होता है, इसको हटा देते हैं ये वाला।
चलिए देखिए वाष्पन क्या है। वाष्पन का मतलब समझते हैं आप। देखिए तो ये वाष्पन का मतलब क्या है, जैसे पानी को खूब गर्म किया गया है और वो भाप बन करके ऊपर की तरफ उड़ रहा है, यानी उसको एक ताप दिया गया है, निश्चित ताप, उसके बाद जाके वो वाष्प परिवर्तित हुआ है और वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है वाष्प के रूप में, तब ये प्रक्रिया वाष्पन है। तो उसमें एक निश्चित ताप हो गया ना, तो इसे आप बताएंगे वह प्रक्रिया जिसमें, वाष्पन में लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें एक निश्चित ताप पर, जिसमें एक निश्चित ताप व दाब, निश्चित ताप व दाब पर, निश्चित ताप व दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में, जो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था गैस अवस्था में, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगती है, होने लगती है। इसे ही क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है यहां तक। आगे एक टर्म और इसी में देख लीजिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा काफी इंपॉर्टेंट है ये। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा काफी इंपॉर्टेंट है ये। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, समझिए पहले से एग्जाम्पल से। जो भाप होती है ना, कभी आप खाना बनाते समय भाप से कभी अगर जले होंगे तो उसी में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, क्योंकि जो भाप है ना उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा रहती है। जैसे पानी जो बॉयल कर रहा है उससे ज्यादा ऊष्मा किसमें रहती है, जितना गर्म पानी से जलने पे नहीं दिक्कत होगी, उससे ज्यादा दिक्कत आपको भाप से जलने में होती है। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। तो उसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे, 1 ग्राम द्रव को, यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, 1 ग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और भी अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ रही हैं? आपने अगर नोट्स बनाया होगा वहां से भी चीजें आप कर सकते हैं, और लेक्चर भी देख करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन अच्छा लग रहा है आप सभी को, तो आप सभी लोग वीडियो में लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।